नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके में। आज हम देखेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्या चल रहा है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा, टीवी पे देखा होगा कि वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, बहुत सारा राइट चल रहा है। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। लेकिन रीसेंट इंसिडेंट्स में जाने से पहले लेट्स चेक अप द हिस्ट्री अ लिटिल। ज्यूज और अरब्स, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ था लेट 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s के एंड के ईयर्स में। द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू से 1890s। 1850s में, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, दुनिया में एंटीसेमिटिज्म बहुत बढ़ गया था। एंटीसेमिटिज्म क्या है आपने सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर आपने सुना है तो एंटीसेमिटिज्म सुना ही होगा। एंटीसेमिटिज्म इज अ रेशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट द ज्यूज। ज्यूज के खिलाफ एक रेशियल प्रेजुडिस जो यूरोप में, रशिया में, काफ़ी सारे जगह पे हुआ था एक टाइम पे, उसको हम एंटीसेमिटिज्म बोलते हैं। एंटीसेमिटिज्म वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया था। एंटीसेमिटिज्म की वजह से धीरे धीरे एक वर्ल्ड ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया था, जिसको और एक नाम से भी जानते थे, जिसको बोलते थे हम वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा, हमारा जो एक्चुअल लैंड है, बाइबल के हिसाब से जो हमारा लैंड है, दैट इज कनान, कनान के पास हमारा एक खुद का देश एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये जियोनिस्ट मूवमेंट बहुत ही फेमस हुआ था मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में। दे डिड नॉट गो फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कनान के आसपास, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश थे, ज्यूज आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, तो उन्होंने कनान के आसपास, मतलब जेरूसलम के आसपास, अपना लैंड खरीदना शुरू किया इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 1850s के आसपास। धीरे धीरे वो बहुत सारा लैंड खरीदते रहे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया है ईस्ट जेरूसलम में जिसका नाम है शेख जरा। मैं इस जगह का मेंशन अभी कर देता हूँ। शेख जरा 1850 से 1890 के बीच में ज्यूज लोगों ने अरब लोगों से खरीद लिया था। उससे क्या हुआ कि क्योंकि बहुत सारे ज्यूस लैंड खरीद रहे थे, कुछ कौन धीरे 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 झगड़े भी शुरू हो रहे थे। अरब जो वर्ल्ड था, अरब के जो लीडर्स थे, स्पेशली पैलेस्टाइन या सीरिया के आसपास, हम मैप्स भी देखेंगे, वो लोग बहुत ही इनसिक्योर फील करने लगे इस चीज़ से कि ये लोग इतना लैंड खरीद रहे हैं, हमारा पावर तो नहीं रहेगा। देन दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द अरब नेशनलिज्म। अरब नेशनलिज्म बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 1800s में शुरू हुआ था, उससे पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन अरब नेशनलिज्म का मतलब है एकदम अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक पूरा का पूरा अरब लैंड है। द एंटायर एरिया शुड बी वन कंट्री, जिसको हम अरेबिया बोलेंगे। और इस देश का इस्टेब्लिशमेंट अरब नेशनलिज्म का पर्पस था। ओटोमन एम्पायर पैलेस्टाइन का लैंड उस टाइम पे कंट्रोल करता था, तो उन्होंने ओटोमन एम्पायर को बोला कि देखिए ये लोग इतना लैंड खरीद रहे हैं, आई थिंक वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो उनके बीच में धीरे 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 कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन 1890s। 1897 में फाइनली जो न्यू जियोनिज्म है वो शुरू हुआ था, बिकॉज 1892 में ओटोमन एम्पायर के जो राजा थे, जो खलीफ थे, उन्होंने लैंड खरीदना बैन कर दिया था ज्यूज के लिए। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, लोग एविक्ट करते रहे, अरब्स ने ज्यूज को मारा, ज्यूज ने अरब्स को मारा, ज्यूज इमिग्रेशन होता रहा क्योंकि दुनिया में एंटीसेमिटिज्म चलता रहा, रशिया से लोग आते रहे, यूरोप से लोग आते रहे। उस वक्त ज़्यादातर ज्यूज रशिया में और यूरोप में, थोड़े थोड़े मिडिल ईस्ट में भी रहते थे, और कुछ लोग थे जो पैलेस्टाइन में रहते थे। बाई द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1914 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, लगभग 60,000 Jews settled around the Holy Land of Jerusalem। अब देखिए 1914 जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, और 1918-19 जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, उसके बाद आप देखिए मैप कैसे चेंज हो गया था इस पूरे चीज़ का। यहाँ पे दिस इज़ द लैंड ऑफ इज़राइल, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एंड दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में अगर आप जानते हैं तो ओटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ एक पैक्ट था उनका, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को सपोर्ट किया था अगेंस्ट फ्रांस, ब्रिटेन एंड लेटर इटली। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन के साथ वो लड़ते रहे क्योंकि वो रशिया के खिलाफ थे, और उन्होंने वॉर लूज कर लिया। जर्मनी एंड द ओटोमन एम्पायर लॉस्ट द वॉर। फिर ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने
बेस्ड ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स उन्होंने अपना रूल पूरा यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू पार्ट है, दिस वाज द फ्रेंच एम्पायर इन सीरिया। आपको फ्रैंको सीरियन वॉर के बारे में पता होगा, 1920s में जो हुआ था, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। एंड दिस येलो पार्ट दैट यू सी इवन हियर इजिप्ट में भी, दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो इज़राइल का पार्ट है, मॉडर्न डे इज़राइल का पार्ट है, वो ब्रिटिश के अंडर था। कुछ चीज़ें वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस हुआ था 1915 में। मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स। 10 लेटर्स लिखे गए थे हुसैन बिन अली जो मक्का के शरीफ थे और लेफ्टिनेंट कर्नल सर हेनरी मैकमोहन के बीच में रिगार्डिंग द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट। शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली ने कहा था कि हम एक रिवोल्ट करेंगे ओटोमन एम्पायर के खिलाफ क्योंकि वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटेन ने बोला था कि नहीं, आप रिवोल्ट मत कीजिए, इन एक्सचेंज ऑफ दैट हम लोग अरब इंडिपेंडेंस, ये वॉर खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अरब इंडिपेंडेंस को हम लोग रिकग्नाइज करेंगे। दूसरा चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, दैट्स द साइक्स-पीको एग्रीमेंट। साइक्स-पीको एग्रीमेंट एक सीक्रेट ट्रीटी था यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, और इस पे अपना असेंट दिया था, अपना मत दिया था रशिया ने, रशियन एम्पायर था उस वक्त, रशिया ने, और इटली ने। इटली भी एम्पायर ही था, किंगडम ऑफ इटली था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कौन सा लैंड ब्रिटेन कंट्रोल करेगा, जिससे ये एक्चुअली हुआ था। ये लैंड फ्रांस कंट्रोल करेगा, ये लैंड कंट्रोल ब्रिटेन कंट्रोल करेगा। ये वाला जो डिसीजन हुआ था वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट की वजह से हुआ था जिसको हम बोलते हैं साइक्स-पीको एग्रीमेंट। आप देखिए साइक्स-पीको एग्रीमेंट के बाद दिस वाज द डिविजन मेड, दिस इज द डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल। ये जो इसराइल का पार्ट था ये एक एडेड कॉन्डोमोनियम था, ठीक है, और ये था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, और ये था डायरेक्ट फ्रेंच कंट्रोल एनाटोलिया में, ठीक है। एनाटोलिया इज द लोअर पार्ट ऑफ रशिया, ये एकदम जो अब टर्की का पार्ट है टूवर्ड्स इजिप्ट, ये वाला पार्ट था एनाटोलिया। तो ये वाला कंट्रोल उन्होंने डिसाइड किया था। अगला जो आपको पता होना चाहिए, दैट्स द बैल्फोर डिक्लेरेशन। Balfour Declaration is important for the Jewish people, for Israel, because बैल्फोर डिक्लेरेशन एक पब्लिक डिक्लेरेशन था, एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में दिया था 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने के टाइम पे। उन्होंने बोला था कि इस लैंड पे जो एडेड कॉन्डोमोनियम है उस लैंड पे एक ज्यूइश पीपल का नेशनल होम होना चाहिए, अ नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टाइन। जो ओटोमन रीजन है उसके एकदम कनान, जेरूसलम कनान वाले साइड में, वहां पे एक नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल होना चाहिए था। दिस वाज द बैल्फोर डिक्लेरेशन। Faisal-Weizmann agreement was signed between Emir Faisal, who was a very prominent leader of the Arab nationalism movement, and Chaim Weizmann, who was the head of the Zionist movement. दोनों के बीच में ये साइन किया गया था। टी.ई. लॉरेंस जो थे, आपने सुना होगा, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ही वॉज द ट्रांसलेटर ऑन द साइड ऑफ एमीर फैजल। एमीर फैजल को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, तो टी लॉरेंस ने इसको ट्रांसलेट किया, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट वुड बी अग्रीएबल टू एमीर फैजल। तो अमीर फैजल ने उसको साइन कर दिया विदाउट इवन कंसल्टिंग हिज एडवाइजर्स इन द नेक्स्ट रूम। इट वाज इन द होटल रूम, तो नेक्स्ट रूम में उनके एडवाइजर्स थे, उनको कंसल्ट नहीं किया, एंड ही साइंड द डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है फैजल वाइजमैन एग्रीमेंट, ये जियोनिस्ट्स ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, एंड दे क्लेम द लैंड ऑफ इसराइल। यहाँ पे लिखा था कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि अरब वर्ल्ड का पार्ट है द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, लेकिन द जियोनिस्ट्स विल हेल्प इन द गवर्नेंस ऑफ द लैंड, जैसे इकोनॉमिक या मिलिट्री प्रोविजंस जो थे वो जियोनिस्ट्स करेंगे। पेरिस पीस एग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा। पेरिस पीस एग्रीमेंट वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, 1919 में साइन किया गया था, जहाँ पे जो विक्टोरियस अलाइड पावर्स थे, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रशिया, उन्होंने जो सेंट्रल पावर्स थे, मेनली जर्मनी और ओटोमन एम्पायर, उनसे साइन करवाया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे पूरा जो वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1 था, उसका दायित्व दिया गया था जर्मनी को, एंड दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी, और उनको हार स्वीकार करना पड़ा था। ओटोमन एम्पायर डिसमेंटल होके डिफरेंट कंट्रीज बने थे, ठीक है। दैट वाज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। उसी वक्त जो जियोनिस्ट थे उन्होंने फैजल वाइजन एग्रीमेंट दिखा के अपना लैंड वहाँ पे कबूल करवा लिया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पैलेस में साइन किया गया था एग्जैक्टली 5 years आफ्टर द इंसिडेंट दैट स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर 1। इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, 28 जून को
28 जून 1914 को ही जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस थे, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या की गई थी। द इंसिडेंट दैट स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर वन। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से वो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये है अरब वर्ल्ड का मॉडर्न मैप, आप देख सकते हैं। ये पूरा ही, ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये अरब वर्ल्ड है, ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज इसराइल। तो उनका लैंड बहुत ही कम है, ये पूरा का पूरा अरब है। सैन रेमो कॉन्फ्रेंस जो 1919 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद हुआ था सैन रेमो में। वहाँ पे जो अलाइड पावर्स थे, मतलब जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन जीता था, ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था। दिस वॉज, यू कैन से इट वॉज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। और वहाँ पे सैन रेमो में ये डिसाइड किया गया था कि जो ओटोमन एम्पायर है उनको डिवाइड किया जाएगा पैलेस्टाइन, सीरिया और मेसोपोटामिया में। जो नीचे का पार्ट है, जो जॉर्डन का पार्ट है, उसको बोला जाएगा ट्रांस जॉर्डन या ट्रांस जॉर्डानिया, या फिर जॉर भी बोलते हैं उसको कभी कभी। और जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन का रहेगा ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टाइन के ऊपर, और फ्रांस का कंट्रोल रहेगा सीरिया के पार्ट्स पे। यू कैन सी दिस इज अ न्यूज़पेपर कटिंग, जियोनिस्ट रिजॉइसिंग। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन आया था। ब्रिटिश मैंडेट क्या था? ब्रिटिश मैंडेट का मतलब है कि ब्रिटिश हैड द मैंडेटरी पावर ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल। और ब्रिटिश मैंडेट आपको पहले पता ही है, ब्रिटिश लोगों ने बोला ही था बैल्फोर एग्रीमेंट में कि हम लोग एक लैंड चाहते हैं, अ नेशनल होम फॉर ज्यूइस्ट्स। तो जियोनिस्ट्स आर एक्चुअली रिजॉइसिंग फॉर दैट। ये जो सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था वो ट्रीटी ऑफ सेवरस में ओटोमन एम्पायर से साइन करवाया गया था। और ओटोमन एम्पायर हैड टू सीज ऑल इट्स पावर्स टू ब्रिटेन एंड फ्रांस अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड ट्रांस जॉर्डन। ब्रिटेन को पैलेस्टाइन और ट्रांस जॉर्डन का पार्ट मिल गया था। ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1921 से ब्रिटिश एम्पायर ने स्टार्ट किया इसराइल या फिर जियोनिस्ट लैंड के एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसीजर। कोई खुश नहीं था। अरब्स ने बहुत रिवोल्ट किया, बहुत दंगे हुए, बहुत फसाद हुए। आप देख सकते हैं इस तरह के पिक्चर्स आए थे वहाँ से। जो ऊपर वाला पिक्चर है ये ब्रिटिश सोल्जर्स है और दीज आर 2 अरब प्रिजनर्स, ठीक है। और ये 1923 तक दे एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड अ लैंड फॉर द जियोनिस्ट्स। उसके बाद से क्योंकि पैलेस्टाइन का लैंड काट के जियोनिस्ट्स को दिया गया था, तो उसके बाद से पैलेस्टाइन नेशनलिज्म शुरू हुआ। पैलेस्टाइन नेशनलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द जियोनिस्ट मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे वो पैलेस्टाइन के वहाँ पे बहुत सारा ज्यूइश सेटलमेंट हो रहा था। अरब पॉपुलेशन जो था वहाँ पे कम होता जा रहा था। बहुत सारा ज्यूइश इमिग्रेशन हो रहा था पैलेस्टाइन में, और वहाँ पे लोग जो ज्यूइश लोग थे वो लैंड खरीद रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, अरब लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। तो पैलेस्टाइन मूवमेंट भी उसी टाइम पे शुरू हुआ। आप देखेंगे 1922-23 से टिल द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए, ठीक है। उनके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट को नाम पता होना चाहिए, जैसे जाफा रायट्स हुए थे 1921 में, जहाँ पे जो अरब सोल्जर्स थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए जियोनिस्ट ने एक आर्मी तैयार किया था जिसको हम बोलते हैं हगाना आर्मी। हगाना आर्मी और अरब आर्मी लड़ती थी, बहुत बार लड़े थे। 1929 में पैलेस्टाइन रायट्स हुए थे जहाँ पे बहुत सारे ज्यूज़ को मारे दिए गए थे। जो सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल था पैलेस्टाइन में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्टिगेट किया। जो 1936-39 के बीच में जो 3 साल में अरब रिवोल्ट हुआ था पैलेस्टाइन में अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द जियोनिस्ट गवर्नमेंट्स, वो हुआ था। फाइनली क्या हुआ? फाइनली जो अरब लोग थे दे सेटल डाउन इन लेबनन, लोअर लेबनन जो एकदम इसराइल के ऊपर है, इराक में, इटली में। फिर फाइनली वो लोग नाजी जर्मनी से हेल्प लेके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने और भी बड़ा एक राइट किया था। ब्रिटेन ने क्या किया था टू स्टॉप दीज राइट्स? उन्होंने पील कमीशन 1936-97 में लागू किया था। पील कमीशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज पील कमीशन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ 2-स्टेट सोल्यूशन फॉर द इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, 2 स्टेट बनाना चाहिए इसराइल और पैलेस्टाइन में। एक होगा यशूव लोगों के लिए। यशूव कौन थे? जो जियोनिस्ट थे उनको यशूव बोला जाता था। इसराइल शुरू होने से पहले वो उन्होंने सोचा था, वो अपने आप को यशूव बोला करता था। यशूव लोगों के लिए एक लैंड होगा,
अरब लोगों के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए एक लैंड होगा, लेट्स डिवाइड द लैंड इनटू 2 पार्ट्स। वैसे वुडहेड कमीशन ने बोला था 3 पार्ट्स होना चाहिए, एक यशूब के लिए, एक अरब्स के लिए, और एक जेरूसलम को आप ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट से जेरूसलम में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये सब अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ को यशूब्स ने रिजेक्ट कर दिया। फाइनली एक वाइट पेपर आया था 1939 में, जहाँ पे लगभग एक स्टेट तैयार किया गया था जो यशूब लोगों के लिए होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज बहुत ही गलत थे इस एरिया में, तो ज्यूइश रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो थे दे यूनाइटेड, उन्होंने यूनाइट किया अपने आप को और ज्यूइश रेजिस्टेंट मूवमेंट शुरू किया, which were like which contained lots of armed attacks against the British military. फिर होलोकॉस्ट के बाद जो ज्यूज यूरोप से यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने फोकस किया उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इस लैंड में। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसने एक स्पेशल कमिटी तैयार किया था पैलेस्टाइन के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन पैलेस्टाइन, विच प्रपोज्ड 3 भागों में डिवाइड होगा पैलेस्टाइन, एक पैलेस्टीनियंस के लिए होगा, एक यशूब्स के लिए होगा, और एक सिटी ऑफ जेरूसलम होगा जिसको डिवाइड किया जाएगा पैलेस्टीनियंस और मतलब द ज्यूइश पार्ट ऑफ जेरूसलम एंड द मुस्लिम पार्ट ऑफ जेरूसलम। ये ट्रीटी किसी को पसंद नहीं आया और they started something called the 1947-48 war, Yishuv versus the Palestinian Arabs and volunteers. आप देख सकते हैं, this is the Palestinian army at the top, at the bottom it's the Haganah army. 1947-48 वॉर में ब्रिटिश का जो मैंडेट था, पैलेस्टाइन मैंडेट, वो ख़त्म कर दिया गया था। ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। ब्रिटिश लोग जब वहाँ से चले गए तब ये दंगे और भी सीवियर हो गए, बॉम्बिंग किया गया बहुत सारा, क्योंकि पोलैंड और स्वीडन ने यूएन स्पेशल कमिटी का जो डिसीजन था उसको सपोर्ट किया था। इन दोनों का कॉन्सुलेट्स बॉम्ब कर दिया गया था। 1947-48 वॉर यशूब्स ने जीता था और जिस दिन ब्रिटिश लोग एकदम चले गए थे, मतलब जिस दिन उनका मैंडेट ख़त्म हो गया था, सबसे बड़े ज़ियोनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था बेन गुरियन, उन्होंने स्टेट ऑफ इज़राइल डिक्लेयर किया था आफ्टर द 1947-48 वॉर। अरब्स वेर नॉट हैप्पी विथ द वॉर, विद द रिजल्ट्स ऑफ द वॉर। उन्होंने इज़राइल को अटैक करना चालू रखा, दे कंटिन्यू टू अटैक इज़राइल। आप देख सकते हैं जो यूएस मैंडेट था उसके हिसाब से दिस वाज प्रपोज्ड कि यहाँ पे दिस विल बी द ज्यूइश स्टेट, ये जो ऑरेंज में है, जो येलो में है, दिस विल बी द अरब स्टेट। तो आप देख सकते हैं अभी भी इज़राइल ने पूरा ऑक्यूपाई कर ही लिया था, उसके बाद भी यहाँ पे जो गाज़ा स्ट्रिप है, दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप है, दिस इज़ द वेस्ट बैंक, थोड़ा सा इधर है, एंड दिस इज़ द सिटी ऑफ जेरूसलम जिसको डिवाइड किया गया था। 48 के बाद जब 1947-48 वॉर ख़त्म हुआ था तो दिस वाज व्हाट इज़राइल वाज। इज़राइल ने सारा लैंड ऑक्यूपाई कर लिया था। दिस वाज द गाज़ा स्ट्रिप विच वाज लेफ्ट टू पैलेस्टाइन एंड दिस इज़ द वेस्ट बैंक जो पैलेस्टाइन का था, बाकी सब इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद 50 से 67 तक बहुत सारे बॉम्बिंग्स किया गया इज़राइल के ऊपर, बहुत इंट्रूजन किया गया, देयर वर लॉट्स ऑफ रायट्स, लॉट्स ऑफ फाइट्स। 1950 से 67 तक इज़राइल ने ये सब बर्दाश्त किया। उसके बाद 1967 में इज़राइल ने अटैक किया चारों तरफ जो उनको अटैक कर रहे थे। इज़राइल वॉज पावरफुल, इज़राइल ने सबको रोक दिया एंड दे ऑक्यूपाइड अ लॉट ऑफ लैंड। आप देख सकते हैं दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर द 6 डे वॉर। इज़राइल 6 डे वॉर से पहले यहाँ तक था, लेकिन इसके बाद ये सारा उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इंटायर सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स आपने सुना ही होगा, सीरिया का पार्ट है जो इज़राइल ने ऑक्यूपाई किया था, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया, गाज़ा को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन इज़राइल ने वहाँ से पैलेस्टीनियंस को हटाया नहीं। दे लेट देम स्टे देयर एंड सेड दैट ओके नाउ दैट वी हैव वन द वॉर एंड वी हैव गॉट द लैंड, हम लोग इन लोगों को हटाएंगे नहीं, लेट देम स्टे देयर। सिनाई पेनिनसुला वॉज अंडर इज़राइल टिल 1982। 1982 में सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट के हवाले कर दिया गया था और गाज़ा को पैलेस्टाइन के हवाले किया गया था 2005 में। तो उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि 6 डे वॉर के बाद आपका फतह जो एसोसिएशन है जिसके हेड यासिर अराफत थे, उसका राइज हुआ, और जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप है पैलेस्टाइन में जिसको बोलते हैं पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो भी इट एक्चुअली रोज टू पावर आफ्टर द 6 डे वॉर इटसेल्फ।
आप अगर 80s में देखें तो सिनाई पेनिनसुला देने के बाद पैलेस्टाइन ने फिर से एक वॉर शुरू किया जिसको हम बोलते हैं यॉम किपुर वॉर। पैलेस्टीनियन इंसर्जेंसी लेबनान में चला गया था। लेबनान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का थॉट भी इसी टाइम पे शुरू हुआ था। जो 1983 में लेबनान वॉर हुआ था वो भी इसराइल और लेबनान के बीच में था। 1972 में सोवियत इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ मिडल ईस्ट में। द सोवियत आर्मी स्टार्टेड जो केजीबी है सोवियत का, उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग करना अरब लोगों को। 1972 में आपको याद होगा म्यूनिक मैसेकर हुआ था, जब जब अरब वर्ल्ड के कुछ टेररिस्ट्स म्यूनिक पहुंच गए थे जर्मनी में जो ओलंपिक गेम्स होने वाला था, वहाँ पे इसराइल का जो रूम था वहाँ पे जाके उन्होंने बंदी बना लिया था। एक मूवी भी है, बहुत सारे मूवीज़ है इसके ऊपर। उसके बाद इसराइल का जो मोसाद है, उन्होंने एक एक को पकड़ के एकदम सारे दुनिया में ढूंढ के सब टेररिस्ट को मारा था। 1977 में इसराइल का जो अब तक का पार्टी था जो काफ़ी लिबरल था, जिसको हम बोलते हैं मपाई पार्टी की हार हुई और द लिकुड पार्टी जो है, जो काफ़ी राइटिस्ट है, उसका राइज होना शुरू हुआ। 1987 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। 1987 से वो 1991 तक चला, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस तक। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब है अपराइजिंग। फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा तब हुआ था और वहीं से हमस का बर्थ हुआ था। हमस आपको पता ही होगा, हमस इज़ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट्स इसराइल फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। अभी भी जो इसराइल के साथ लड़ ही रहे हैं हमास। 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन स्पेन, मैड्रिड में, और यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने इसको स्पॉन्सर किया था टू रिवाइव द इसराइल पैलेस्टाइन पीस प्रोसेस। उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लोग माने नहीं, क्योंकि वहाँ पे दंगे बहुत ही सीवियर रुख ले चुके थे। 1993 से 2000 तक ओस्लो पीस प्रोसेस चला। ओस्लो पीस प्रोसेस वाज डिस्कस्ड इन ओस्लो और उसके बाद 2 अकॉर्ड साइन किए गए, ओस्लो 1 एंड ओस्लो 2। पहला यूएस में, वाशिंगटन में, और दूसरा इजिप्ट में। इन दोनों अकॉर्ड के हिसाब से जो स्टेट ऑफ इसराइल है, उन्होंने रिकग्नाइज किया पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने रिकग्नाइज किया एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, और पीएलओ ने रिकग्नाइज किया इसराइल को एज अ कंट्री, स्टेट ऑफ इसराइल एज अ कंट्री। लेकिन 2000 के बाद ही, ये पीस प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही सेकेंड इंतिफादा शुरू हो गया, जो 5 साल चला, 2005 तक। 2000 से 2005 तक फिर से अपराइजिंग हुआ पैलेस्टीनियंस का, उन्होंने फिर से दंगे शुरू किए, एंड इसराइल अगेन कंट्रोल्ड ऑल दोज थिंग्स। दंगे उसके बाद भी चलते रहे। बहुत बार ऐसा हुआ कि इसराइल कोई लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है वेस्ट बैंक में या गाजा में या फिर जॉर्डन में या फिर पार्ट्स ऑफ लेबनान में, और बाद में छोड़ भी देता है, दोबारा ऑक्यूपाई कर लेता है। इसराइल इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेट। तो ये सब होता ही रहता है और ये बार बार होता है, बार बार ऑक्यूपाई करता रहता है। इसराइल हैज़ दिस ड्रीम ऑफ समथिंग कॉल्ड अ ग्रेटर इसराइल, की ये जो पूरा एरिया है अराउंड जेरूसलम, ये सारा का सारा इसराइल का पार्ट होगा। So you can see the Palestinian loss of land from 1946 to 2000. 46 में ये सारा पैलेस्टाइन था, अरब वर्ल्ड था। उसके बाद 47 में जो यूएन पार्टीशन प्लान हुआ, वहाँ पे ये जो वाइट वाला है ये इसराइल बन गया, बाकी ग्रीन वाला पार्ट पैलेस्टाइन रह गया। उसके बाद 67 तक, मतलब 6 डे वॉर के बाद तक, गाजा स्ट्रिप रह गया, दिस इज़ द गाजा स्ट्रिप, और दिस इज़ वेस्ट बैंक। ठीक है, ये दोनों रह गए पैलेस्टाइन के पास, बाकी पूरा इसराइल हो गया। अगर आप 2000 में देखेंगे ऑस्लो पीस प्रोसेस के बाद, तब वेस्ट बैंक का इतना ही रह गया था, बाकी इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था तब तक। सो लास्ट मंडे को क्या हुआ? बहुत दिनों से ईरान इज़ ट्राइंग टू डिस्टर्ब इसराइल। ईरान के जो लीडर है खमेनेनी, उन्होंने बोला था इसराइल इज़ नॉट अ कंट्री बट अ टेररिस्ट बेस। ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये भी सुनने को आया था जो हमस है, जो गाज़ा से अटैक करते हैं, या वेस्ट बैंक में जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, सबको ईरान फंडिंग करती है। ठीक है, जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के साथ भी ईरान का कनेक्शन है, ये सब सुनने में आ रहा था। ईरान के लीडर ने तो बोल ही दिया। उसके बाद जो शेख जर्रा का एरिया है, ये वाला जो एरिया मैंने आपको बोला था इसके बारे में, शेख जर्रा बिलोंग टू इसराइल। ओके, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी
जो ज्यूइश सेटलर्स थे वहाँ पे उन्होंने ख़रीद लिया था इस जगह को अरब से। 1948 के वॉर में फिर से ये अरब्स के पास चला गया था, लेकिन 1967 जो सिक्स डे वॉर था वहाँ पे इसराइल ने इसको दोबारा क्लेम कर लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ रहते थे। तो 2010 से एक कोर्ट केस चल रहा है इसराइल के सुप्रीम कोर्ट में कि इन लोगों को क्या वहाँ से इवैक्यूएट कर देना चाहिए और इजरायली सेटलर्स को वहाँ पे सेटल कर देना चाहिए। तो अभी उसका रिजल्ट आया है। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस वी शुड इवैक्यूएट द ज्यूइश सेटलर्स और इजरायली रेसिडेंट्स को वहाँ पे सेटल कर देना चाहिए। इसके बाद से काफ़ी सारा नेगेटिव व्यू आया है टर्की से, पाकिस्तान से, सारे अरब वर्ल्ड से, और ऐसे मेम्स भी आया है जहाँ पे ये बोला गया है कि इजराइल इज़ डूइंग एन एथनिक क्लिनजिंग ऑफ द ज्यूइश पीपल। When the Israeli army went to Sheikh Jarrah to evacuate the Jewish people, they of course fought back. The militia of the Palestinian Liberation Army, they actually fought against the Israelis. And the Israeli forces brought in reinforcements and started chasing these people. तो ये लोग भागते भागते पहुंच गए अल अक्सा मॉस्क में। यहाँ से आप देख सकते हैं भागते भागते यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क में आ गए और वो छुप गए मॉस्क के अंदर, ये सोच के कि इजराइल विल नॉट एक्चुअली एंटर द मॉस्क क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलीजियस इशू हो सकता है। तो ये सोच के उन्होंने मॉस्क के अंदर उन्होंने रेफ्यूज लिया, लेकिन इजरायली आर्मी एक्चुअली इन्वेडेड द मॉस्क। ये अगर आप मैप देखते हैं तो दिस इज़ द अल अक्सा मॉस्क। तो ये लोग यहाँ से आए और इधर से आके इधर, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स एट द ज्यूइश क्वार्टर। ये जो वेलिंग वॉल है उसके ऊपर से फिर कुछ क्रैकर्स भी फेंके गए। तो इससे इजरायली आर्मी डिड नॉट स्टॉप, ओके, दे इन्वेडेड द मॉस्क। दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल अल अक्सा मॉस्क। यहाँ पे लोग प्रेयर्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इजरायली आर्मी एंटर्ड द मॉस्क एंड स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग द वर्शिपर्स। मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो देखें। दिस वीडियो इज अ लिटिल डिस्टर्बिंग, फिर भी मैं चाहता हूँ आप देखें। العالم والتاريخ خدعونا جوا المسجد الأقصى، خدعونا جوا المسجد الأقصى. عشان هيك ما دخلش الشرطة. عبر القسطل في هذه التغطية المفتوحة للاقتحام الكبير لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى. قوات الاحتلال في هنا إصابة سابعة. السبع إطلاق قنابل غاز بشكل كثيف جدا داخل المصلى القبلي. Were praying in the mosque. Suddenly the soldiers vacated the mosque without any alert. They started to shoot the bombs, and there are dozens of injured, dozens of people who were injured from the bomb and the bullets. It's amazing. This is a praying place, not for fight. Our own police, the Israeli police, has sadly denied us to go up there, and instead we go to the Western Wall. But that is not how we understand full redemption. We want to go up to our Temple Mount. We want equal rights there. The Israeli Supreme Court has decided that we have a right to pray there. We have a right to go there, and it's the heart of Judaism. And this moment is bittersweet. On the one hand, we celebrate Jerusalem Day. On the other hand, we realize that Jerusalem is not fully reunited, and we are denied rights, and instead the jihad rules this place. So we're going to continue to protest and to celebrate at the same time. That's Jerusalem Day 2021. जो जेरूसलम डे है वो सिर्फ ज्यूज ही सेलिब्रेट करते हैं और मुस्लिम्स
इस चीज़ को पसंद नहीं करते क्योंकि ये एक ज्यूइश फेस्टिवल है जेरूसलम डे, और अमॉन्ग अदर रीजंस जेरूसलम डे भी एक रीज़न था कि यहाँ पे क्यों ब्रेक इन हुआ. One more important thing is the Al-Aqsa Mosque is one of the three most important religious sites for the Muslims. Of course, the other two are Al-Madinah and Makkah, and the third one is the Al-Aqsa Mosque. It's a very, very, very important religious site for the Muslims. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमस जो टेररिस्ट ग्रुप है गाज़ा से इज़राइल के मेन सिटीज़ के ऊपर बॉम्बिंग चालू कर दिया उन्होंने आफ्टर द अल-अक्सा मॉस्क. Of course, it is said that the Iranian government is actually instigating the Palestinians and the Hamas to go against Israel क्योंकि उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है. जो मर रहे हैं पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं और इसराइलीज मर रहे हैं. दिस इज़ द इजरायली आयरन डोम. ये कहा जाता है कि इज़राइल का जो नुकसान हो रहा है इस वॉर में वो 15 गुना बढ़ जाता अगर उनके पास आयरन डोम ना होता. सो आयरन डोम कैसे काम करता है? अच्छा, दिस इज़ द पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो यूएस ने बनाया था. आयरन डोम इज़ अ डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड इन इज़राइल, ठीक है, पार्टली फंडेड बाय यूएस, बट ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये पूरा यूएस ने ही बनाया और इज़राइल को दिया है. ऑफ कोर्स दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. तो कोई सोचे यहाँ से एनिमी ऐसे बॉम्बिंग कर रहा है मिसाइल से, सो देयर इज़ अ रेडर यूनिट जो इसको रिकग्नाइज कर लेता है बहुत जल्दी. देयर इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होता है. दैट सॉफ्टवेयर इज़ एक्सट्रीमली सिक्योर एंड एक्यूरेट. वो मैसेज भेज देता है मिसाइल फायरिंग यूनिट को और ये जो मिसाइल है ये ऊपर ही मार देता है एनिमी मिसाइल्स को. नाउ जो एनिमी मिसाइल हमस यूज़ करता है दैट इज़ वेरी वेरी चीप. लाइक एक एक का खर्च होता है ऐसे $4,000. लेकिन ये जो आयरन डोम है इज़राइल का वो बहुत ही महंगा है. इसलिए इज़राइल इसका यूज़ करता है जब मेनली हमस के या फिर हिजबुल्लाह के जो बॉम्ब्स है जो मिसाइल्स है वो मेन सिटीज़ पे अटैक करता है तो वो ऊपर ही मार देता है, नहीं तो यूज़ भी नहीं करता इज़राइल. सो यू कैन सी दिस इज़ द सिस्टम. यू कैन सी दिस इज़ द आयरन डोम जो यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ से अगर मिसाइल्स आ रहे हैं तो यहाँ तक आते ही ये सब यूजलेस हो जाएंगे बिकॉज द आयरन डोम विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय द मिसाइल्स. एक फुटेज है जो इज़राइल के डिफेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है. मैं चाहता हूँ आप वो देखें. ये जो मिसाइल्स हैं ये हमस ने भेजे हैं. तो पिछले हफ्तों में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा. सबसे पहले तो जो बाइडेन ने बोल दिया कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. उसके बाद इज़राइल और ज़्यादा इंस्टिगेट हो गया. तो जो बाइडेन ने ऐसे क्यों कहा? जनरली ये सोचा जाता है कि जो बाइडेन सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन मूवमेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग जो बाइडेन अबाउट इज़राइल ये बोल के कि जो बाइडेन करा रुख नहीं ले रहे इसलिए इज़राइल के ऊपर इतना प्रॉब्लम है. सो जो इससे अमेरिकन लोग काफ़ी गुस्सा है बिकॉज मेनी पीपल इन अमेरिका सपोर्ट इज़राइल. तो जो बाइडेन को ये स्टेप लेना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि इज़राइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. लोग थोड़े से चौंक गए इस बात से. अर्दोगन मतलब जो टर्की के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो पुतिन को बोल भी दिया कि इज़राइल मस्ट बी टॉट अ लेसन. पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया इस बात को. पाकिस्तान और टर्की ने उसके बाद इज़राइल एट्रोसिटीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्टेप लेना शुरू किया. अर्दोगन और इमरान खान ने वर्ल्ड लीडर्स को फ़ोन किया उनके सपोर्ट के लिए. अपील किया यूनाइटेड नेशन से कि आप कुछ कीजिए इस बारे में. जो बड़े बड़े देश हैं उनसे अपील किया. इज़राइल स्टार्टेड अटैकिंग गाज़ा आफ्टर हमस बॉम्बिंग. टेल अवीव में बहुत ही नुकसान हुआ. एक इंडियन लेडी भी थी वहाँ पे. शी वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू हर फैमिली इन इंडिया वीडियो कॉल पे जब उनके ऊपर बॉम्ब गिरा और वो मर गई. एंड ऑफ कोर्स इज़राइल इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया. एंड इज़राइल ने बोला कि जो भी आपका खर्चा है इसके बाद आपके बच्चों के एजुकेशन का एवरीथिंग विल बी बर्न बाय इज़राइल. इज़राइल के जो हेड है बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, गाज़ा को हम ख़त्म करके रहेंगे. सो गाज़ा पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया. बच्चों को मार दिया उन्होंने. मतलब जो बॉम्ब्स जाते थे वो ऑब्वियसली मिलिटेंट्स को तो मारते ही थे. हमस मिलिटेंट्स को, सिविलियंस भी कभी कभी मर जाते थे. तो ये होता रहा है पिछले वीक में.
चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए उन्होंने यूएन को बोला, आपको पता ही होगा चाइना इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को बोला आप इस बारे में कुछ कीजिए। पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस है, आपको पता ही होगा, वीना मलिक, उन्होंने तो एडोल्फ हिटलर को कोट भी कर दिया कि क्यों ज्यूज़ को मार देना चाहिए, वाई शुड द वर्ल्ड बी क्लींस्ड ऑफ ज्यूज़। वीना मलिक ने ये बोल भी दिया, पीपल आर सेइंग वॉट एवर दे वॉन्ट। जो ज्यूइश ग्रुप है, फार राइट ज्यूइश ग्रुप है, उन्होंने आज, कल का न्यूज़ है ये, उन्होंने लोड, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है लोड में उन्होंने अरब यूथ के साथ क्लैश करना शुरू कर दिया। सो देयर इज़ अ फियर ऑफ सिविल वॉर इन इसराइल, जो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत डर रहे थे जिस बारे में, तो चांसेस है कि इसराइल में सिविल वॉर भी हो जाए। लोड में तो शुरू भी हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि नेक्स्ट संडे को, मतलब कल, दे विल मीट टू टॉक ऑन द इसराइल गाजा इशू। इंडिया का क्या रुख है इस बारे में? देखिए, इंडिया हैज़ टू टेक अ वेरी वेरी बैलेंस्ड रूट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुल के पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दे या खुल के इसराइल को सपोर्ट कर दे। इसराइल हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया। इसराइल इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है। कश्मीर इशू में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जो डिफेंस का मामला है, इसराइल जो कुछ अपने आप बनाता है, इंडिया को भी वो, इनफैक्ट आयरन डोम भी उन्होंने इंडिया को ऑफर किया था, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इंडिया के काम नहीं आएगा। इट ओनली वर्क्स फॉर लाइटर मिसाइल्स। इंडिया तो चाइना और पाकिस्तान से लाइटर मिसाइल्स नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इंडिया हैज़ टू बी रियली केयरफुल। तो आपको पता ही होगा, आफ्टर द 2014 इलेक्शन, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ से इसराइल का सपोर्ट इंडिया के लिए थोड़ा बढ़ा। उससे पहले तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं था जो इसराइल को सपोर्ट करता था। इनफैक्ट इंडिया इज़ द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट टू रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ही इंडिया ईयर ऑन ईयर $30 मिलियन देता रहता है पैलेस्टाइन को, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पसेस बट देता है। इसराइल इसके बावजूद भी इंडिया को सपोर्ट करता रहता है। सो इंडिया हैज़ स्टार्टेड सपोर्टिंग इसराइल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सिंस 2014। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि प्रॉब्लम तो इसराइल के साइड से भी है, अरब वर्ल्ड के साइड से भी है। तो इंडिया कैनॉट बी लाइक फुल ऑन सपोर्टिव फॉर वन ग्रुप। तो उसको बहुत ही सोच समझ के स्टेप लेना पड़ेगा। आप अगर यूएनएससी में इंडिया का जो स्टेटमेंट था वो अगर देखेंगे, उन्होंने बोला था कि इंडिया कॉन्डेम्स वायलेंस। उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉन्डेम्स इसराइल। और उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हमास के वायलेंस का। उन्होंने बोला इंडिया कॉन्डेम्स वायलेंस, स्पेशली द हमास बॉम्बिंग्स, बट अर्जेस एंगेजमेंट विद द रजीम। तो ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट दिया उन्होंने। ये दुनिया को समझ में आ रहा है कि इंडिया इज सपोर्टिंग इसराइल। So this is the latest news from Israel and Palestine. We really hope that the conflict comes to a close as soon as possible and innocent people are not killed. Let's pray for those who have lost their lives in the issue. Anyway, take care of yourselves. The situation in India is not great. You know about the COVID-19 crisis. Stay safe and thank you very much for listening to me.